लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के सीनियर नेताओं की सांस अटकी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेता टेंशन में नजर आए। वजह थे स्वामी प्रसाद मौर्य। यकायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा पॉलिटिकल ब्लास्ट किया जिसकी गूंज से दिल्ली में आला कमान भी हिल गए। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी अकेले नहीं आए, विधायकों की अच्छी खासी पलटन लेकर आए। और लखनऊ से दिल्ली से बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती रही और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे की इनसाइड स्टोरी दरअसल क्या है, इस डिटेल रिपोर्ट में समझिए। मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यूपी चुनाव की सबसे बड़ी खबर आ गई। यूपी के मौसम वैज्ञानिक के नाम से चर्चित स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है। बीजेपी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नाराजगी के अंदर हमने श्री राज्यपाल जी को भेजे इस्तीफा पत्र में उल्लिखित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ कार्य कर रही है, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने नेताओं से कहा भी, बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा है उचित अवसर पर मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बीजेपी लगातार 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों को झटका दिया है, तो मैंने अगर एक दिन के लिए झटका दिया है तो इसको बीजेपी के लोगों को एहसास करना चाहिए। इस्तीफा देने वालों में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इसके अलावा तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा हैं, कानपुर देहात के विधायक भगवती प्रसाद सागर हैं और बांदा के विधायक ब्रजेश प्रजापति हैं। मेरा अब 2 दिन के अंदर बहुत से नेताओं से मुलाकात होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मैं संवाद करूंगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अगला फैसला लूंगा। मुझे बताइए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के तमाम सारे विधायकों को लेकर आप पार्टी से बगावत करने वाले हैं। मैंने इस्तीफा अभी दिया है, कौन आता है कौन नहीं आता है इसका आंकड़ा 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो गए, लेकिन उनके पीछे पीछे इस्तीफों की लाइन भी लग गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी के विधायक रोशन लाल वर्मा खुद अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता माना और ये भी कहा कि जहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वही रोशन लाल का भी ठिकाना होगा। उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए। उससे जो है उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये हार्ड कॉपी लेकर के आए? हाँ, हार्ड कॉपी। ये जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या करना है? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? कितने विधायक हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 को ज्वाइन करेंगे पार्टी समाजवादी पार्टी? 14 तारीख तक जानकारी। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2। बीजेपी के बगीचे से एक एक फूल टूटते गए और पार्टी हाथ मलती रह गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का अलग ही दावा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य हैं। 2017 में उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हार गए। ऊंचाहार सीट पर बीजेपी हमेशा कमजोर रही। 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार से ही चुनाव लड़वाना चाहती थी। मौर्य को डर था कि इस बार ऊंचाहार से लड़े तो हार पक्की है। ऊंचाहार की सीट से पिछली 2 बार से लगातार उत्कृष्ट मौर्य हार रहे हैं। 2017 में सपा के मनोज पांडे के हाथों हार हुई, पर समाजवादी पार्टी में आने से भी मौर्य के बेटे के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मनोज पांडे सिटिंग एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी भी उनकी सीट खाली कराने के पक्षधर में नहीं है। दरअसल उत्कृष्ट मौर्य को डर था कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के पीछे एक और वजह सामने आई। 2 महीने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में पार्टी की ओर से आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में बोलने के लिए जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य खड़ी हुई तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा देने के साथ साथ ट्विटर पर अपनी बात भी रखी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह भी मेरे हाथ में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी में किसानों, नौजवानों, दलितों और पिछड़ों सभी वर्गों की उपेक्षा की जा रही है और इसी वजह से उन्होंने योगी मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है।
लेकिन पूछने वाले ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर 5 साल तक योगी सरकार में वो मंत्री बने रहे, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल हुए, तब आखिरकार उन्हें ये क्यों नहीं लगा कि बीजेपी में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। बीजेपी में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार पिछड़ों के साथ में हुआ है और सरकार ने किया है, सरकारी तंत्र ने किया है और आरक्षण खत्म किया गया, इसीलिए तो पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई, पिछड़ों ने वोट दिया, उसके बाद में पिछड़ों को ही अपमानित किया गया, पिछड़ों को ही मंत्री बना के वोट तो लूटने किया, सरकारें बनाने का काम किया, लेकिन कोई काम समाज का नहीं किया, इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, अपने समाज के भी और पार्टी के भी रहे हैं, और जाने किन परिस्थितियों में या कहीं कई बार आनंद फानंद के अंदर कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि शायद ये फैसला उनका शायद उन्हें कभी चिंतन करने के लिए मजबूर करेगा कि शायद मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया है। खबर तो ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा करेंगे, बीजेपी को ये भनक 2 महीने पहले लग गई थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि पिछड़ा सम्मेलनों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे रखा गया। सरकारी कार्यक्रमों की स्वामी प्रसाद मौर्य को खबर तक नहीं दी जाती थी। ये सब देख और सुनकर स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर ही अंदर घुट रहे थे और ये सारी चीजें एक साथ फूट गई। यूपी सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वर्तमान में पडरौना विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 80 के दशक से राजनीति कर रहे हैं। 1996 में पहली बार विधायक बने थे। 1997 में मायावती की सरकार में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री बनाए गए। 1997 में कल्याण सिंह की सरकार में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री बने। 2002 से 2007 के बीच मायावती की सरकार में राजस्व एवं सहकारिता मंत्री रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2012 से 2016 तक यूपी विधानसभा के नेता विरोधी दल रहे। 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हुए। इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। 2017 में योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्री बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 27 सालों से ज्यादा वक्त से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कब कैसे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए ये उन्हें अच्छे से पता है। जिस वक्त उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को भेजा, उस वक्त यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे और जेपी नड्डा के साथ टिकट उम्मीदवारों पर गहन मंथन चल रहा था। यानी यूपी बीजेपी नेताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करने का वक्त नहीं मिला। उधर दिल्ली में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही थी, इधर धीरे से इस्तीफा गिर गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की बहुत कोशिश हुई। सूत्र तो बताते हैं कि पीएम मोदी और खुद अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले को लेकर गंभीरता दिखाई और फोन पर बात की, लेकिन स्वामी का मूड घर वापसी का नहीं है। अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी। पार्टी के बाकी नाराज विधायक और मंत्रियों को मनाने की जिम्मेदारी सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को दी गई। बांदा के विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति का फेसबुक टाइमलाइन देखिए, स्वामी नहीं संत, बीजेपी का अंत, ये उनकी टैगलाइन थी। इस्तीफा देने के बाद किसी से बात हुई, मुख्यमंत्री से या किसी से? इस्तीफा देने के पहले सभी नेताओं से बारी बारी से बात हुई। इस्तीफा देने से हमारी अगर किसी से बात हुई है तो हमारे मीडिया के साथी हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकार में किसी से बात हुई क्या? मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अभी किसी से नहीं बात किया। अगला कदम सपा में ही जाएंगे? 2 दिन तक इंतजार करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक दिखता है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा सांसद है। यूपी में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति कही जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी जाति से आते हैं। मौर्य जाति के काछी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम होते हैं। यूपी में मौर्य की आबादी करीब 6% के आसपास बताई जाती है, इसलिए अनुमान है कि करीब 100 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य असर डालेंगे। यूपी में लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% आबादी गैर यादव बिरादरी की है, जो कभी भी एक साथ किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक सूत्री रणनीति पर ही काम कर रहे हैं, और वो है गैर यादव बिरादरी के वोट बैंक को खुद के साथ जोड़ने का। पहले ओम प्रकाश राजभर, बाद में महान दल के केशव देव मौर्य और कृष्णा पटेल के बाद अब मौर्य समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव की रणनीति के हिसाब से ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
लेकिन वास्तविकता में कितना फायदा होगा और अखिलेश यादव इसे वोट बैंक में कितना तब्दील कर पाएंगे, ये 10 मार्च के बाद ही पता लग पाएगा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर एक विवाद जरूर पैदा हुआ मनोज पांडे को लेकर, क्योंकि मनोज पांडे अपनी सीट ऊंचाहार छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को रायबरेली सीट से अदिति सिंह के खिलाफ टिकट देने का भरोसा दिया। मनोज पांडे इसके लिए तैयार हो गए। इधर एक एक करके विधायक जा रहे थे, उधर दनादन सोशल मीडिया पर ट्वीट और रिट्वीट का खेल चल रहा था। ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, भाजपा का विकेट गिरना शुरू, आगे देखते जाइए कतार लगने वाला है। वैसे 5 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया था कि बीजेपी के कई मंत्री लाइन लगे हैं पार्टी छोड़ने के लिए और रात के अंधेरे में अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया, केशव प्रसाद मौर्य सूरज, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। प्रसाद मौर्य जी के वो हमारे छोटे भाई हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इसके बावजूद उनके सलाह की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, डूबती नाव की सवारी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को तो सभी छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोड़ चुके हैं और अभी चुनाव में जनता छोड़ देगी, क्योंकि योगी डूबता हुआ जहाज है, जो बैठेगा वो खत्म हो जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर भरोसा और विश्वास है, पिछड़े दलित अगड़े सभी वर्गों को अगर विश्वास किसी में है उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। खबर है कि 20 जनवरी तक बीजेपी के कई और विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कासगंज से ममतेज शाक्य, औरैया से विनय शाक्य, धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य जैसे तकरीबन 6 विधायक अभी भी लाइन में हैं। वोटिंग से ठीक 27 दिन पहले पार्टियों में तोड़फोड़ का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। यूपी चुनाव की यही तो तासीर है, चुनाव की आखिरी तारीख तक तोड़फोड़ चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, कहीं दोगुनी कहीं चौगुनी रफ्तार से। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, मीडिया, विशेषज्ञ, कोरोना वॉरियर्स रोजाना आपसे अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये अब भी लागू है। कोरोना के बदलते स्वरूप में न जाने कौन सा घातक रूप काल बन जाए, इसलिए सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद लापरवाही भरी तस्वीरें डरा रही हैं। लोग मानने को तैयार नहीं हैं और सरकारें पाबंदियां बढ़ाने को मजबूर हैं। असर सीधा सीधा गरीबों पर, रोजाना कमाने खाने वालों पर पड़ेगा। कोरोना ना सही, लेकिन हमारी आपकी लापरवाही लोगों का दम घोट देगी और शहर शहर महामारी और लोगों की लापरवाही परेशान करने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में कोरोना, मुंबई में महामारी, पटना में सन्नाटा, जम्मू में लापरवाही, यूपी में बढ़े केस। नए साल की शुरुआत के साथ पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और हर बीतते दिन के साथ महामारी बड़ी तादाद में लोगों को चपेट में ले रही है। लेकिन गनीमत है कि हालात पिछली बार की तरह नहीं है। सरकारें तैयार हैं, प्रशासन तैयार हैं, अस्पतालों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन लोग हैं कि मानने और समझने को तैयार नहीं और कोरोना के खतरे के बावजूद लापरवाही बदस्तूर जारी है। दिल्ली में कोरोना अटैक। राजधानी दिल्ली में कोरोना की चाल उम्मीद से ज्यादा तेज है। हर दिन मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में भले ही कम केस आने की वजह से प्रशासन और सरकार खुश हैं, लेकिन हकीकत यही है कि टेस्टिंग और रिपोर्ट में भी देरी हुई है, जिससे डेली केसेस में भी कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में काफी हद तक पाबंदियों ने भी लोगों को घरों के अंदर रहने को मजबूर किया है, लेकिन रोज कमाकर खाने वालों के लिए दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाकर परिवार पालने वाले कुली कोरोना की तीसरी लहर के आने से परेशान हैं।
है आंकड़ों में कमी ना के बराबर है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मास्क का सही तरह से इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ सके। लेकिन कई ऐसे बेपरवाह लापरवाह लोग हैं जो सही तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें हैं। सामने बहुत सारे जो कुली हैं जो यात्रियों के सामान को उठाते हैं और लेकर जाते हैं, इनके चेहरे पर पूरी तरह से मास्क नहीं नज़र आ रहा है। जब कैमरा देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन अधिकतर यात्री हों या फिर कुली हों, कोई भी सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में लोगों के अंदर जो लापरवाही दिख रही है वो सबसे बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सभी अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उससे प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। आप लोगों को डर लगता है, कई यात्रियों से मिलते हो, उनके सामान उठाते हो, ले जाते हो, अलग अलग राज्यों शहरों से लोग आते हैं और कई बार आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आदमी नहीं है, काम भी नहीं है, जो आया कहाँ से, कोई आ ही नहीं रही है, सब जा ही रही है। ऐसे लगता है, डर तो लगता है सर, बीमारी है, क्या करें, लेकिन पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है सर, क्या करें। धंधा पानी बिल्कुल ठप है, कुछ भी नहीं है। लोग दिल्ली छोड़कर पलायन कर रहे हैं, अपने अपने गाँव, अपने अपने शहर जा रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक का जो खतरा है और आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है, तो लोगों को ये भी डर है कि कहीं लॉकडाउन सरकार लगा दे। दिल्ली में लगातार बढ़ते केस ने केजरीवाल सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। खुद सीएम केजरीवाल दोबारा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुए हैं और एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब जो कोरोना संक्रमित मरीजों का बोझ जो है वो अस्पतालों में बढ़ने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जिस तरह पिछले 2-3 दिनों में मामले बढ़े हैं और जो संक्रमण दर है वो 25% से ऊपर चला गया है, ऐसे में जो बोझ है वो अस्पतालों में बढ़ने वाला है। तो ये इसी का जायजा लेने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एलएनजेपी अस्पताल जो है वो पहुंचे हैं। और पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि 20,000 और उससे अधिक मामले लगातार दिल्ली में आ रहे हैं। और अस्पतालों की बात करें तो वहां पर जो बेड्स हैं वो लगभग 2,000 पार कर गए हैं। तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, यहाँ डॉक्टरों से, नर्सेस से बातचीत करेंगे और पूरी व्यवस्था को जानेंगे कि क्या व्यवस्था इस वक्त जो मरीज हैं उनके लिए है, क्योंकि ये भी देखने को मिला जो ज़्यादा गंभीर मरीज हैं उनकी मौत हो रही है इस कोरोना वायरस से, और ऐसे में उनको और कैसी सहूलियत और ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज है वो दिया जा सके। कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए आया था। एलएनजेपी हॉस्पिटल मुझे लगता है पूरे देश का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ है। 22,000 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे इलाज करा के ठीक होके घर जा चुके हैं। मुंबई में महामारी। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी महामारी की चपेट में है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। रात में कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू है। दफ्तरों में 50% लोगों की एंट्री है। इसके बावजूद जमीन पर असर कम दिख रहा है। सब्जी मार्केट में उसी तरह भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों को बढ़ती महामारी की फिक्र तो है, लेकिन नियम कायदों की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू चल रहा है। इसके अलावा दिन में धारा 144 लगाई गई है। लेकिन इसका जमीन पर कितना असर है ये देखने के लिए इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में, ये दादर का सब्जी मंडी इलाका है। यहाँ पर सुबह के समय में काफ़ी भीड़ होती है। हालांकि इस वक्त 8:45 बज रहे हैं, इस वक्त थोड़े कम लोग रहते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर धारा 144 का असर है।
कई ऐसे लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जो मास्क लिए तो रहेंगे लेकिन नीचे किए रहेंगे। सुबह के समय ये गली पूरी तरह से भरी थी और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों लोग, करीब करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं। तो किस तरह से कंट्रोल हो पाएगा, किस तरह से ज़मीन पर जो पाबंदियाँ हैं उसका असर दिखता है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। देखिए बहुत सारे जो खरीदार हैं, देखिए ये आंटी मास्क ली हुई हैं फाइन के डर से, बस नीचे की हुई हैं, सिर्फ फाइन के डर से इन्होंने मास्क पहना हुआ है। दुकानदार भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जो मास्क लिए तो रहेंगे लेकिन नीचे किए रहते हैं और जैसे ही देखते हैं कि कोई फाइन वाला आ रहा है तो मास्क ऊपर कर लेते हैं। आप सब्जी खरीदने आए जी। आपको डर नहीं लगता? आजकल धारा 144 लागू है। नहीं, डर तो लगता है पर मैं कभी कभी आता हूँ। पर अभी आप जैसे बोल रहे थे, मैं देख रहा हूँ काफी लोग मास्क नहीं पहन रहे, ये अच्छी बात नहीं है। तो लोगों को मास्क तो पहनना चाहिए। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी भी प्रभावित होने लगे हैं। सिर्फ सेंट्रल रेलवे में करीब 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यही वजह है कि सेंट्रल रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। रोजाना सुबह लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दिन के वक्त लोकल ट्रेन को पूरी तरह से सैनिटाइज कर पाना मुश्किल है, इसलिए मोटरमैन के कैबिन को दिन में कई बार सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे रेलवे कर्मचारियों को कोई खतरा ना हो। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। सेंट्रल रेलवे सभी ट्रेनों को सैनिटाइज कर रही है, क्योंकि बताया जाता है कि अब तक सेंट्रल रेलवे के करीब 100 जो ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, वो कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। यही कारण है कि सबसे पहले जो सैनिटाइज किया जा रहा है वो मोटरमैन की जो केबिन है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है ठीक से, क्योंकि मोटरमैन एक एक शिफ्ट के बाद बदलते रहते हैं। यही कारण है कि इसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा अगर सुबह के वक्त ट्रेनों की भी साफ़ सफाई की जाती है, सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि लोकल में सबसे ज़्यादा कोरोना फैलने का खतरा रहता है। बिहार में थर्ड वेव। कोरोना के थर्ड वेव में बिहार का हाल भी बेहाल है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन रोज 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है। जहां राजधानी पटना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6 साल की मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4737 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान पटना में सबसे ज्यादा 2566 नए मामले आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़कर 20,938 पहुंच गया है। सरकार कई तरह की सख्ती लागू कर चुकी है, लेकिन लोग बेपरवाह बने हुए हैं। पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी से न्यूज 24 की टीम ने हालातों का जायजा लिया तो नजर आया कि अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और लोगों की ये लापरवाही आने वाले दिनों में और भारी पड़ने वाली है। बिहार में कोरोना का संक्रमण अपने दुगने रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार जा चुके हैं और सरकार कई सख्तियां लागू की हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। इस वक्त देखिए हम राजेंद्र नगर सब्जी मंडी के पास हैं और यहाँ पर किस तरह से सब्जी मंडी के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से कई लोग बिना मास्क के नजर आते हैं और यहाँ पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई सब्जी मंडियों को जबकि हटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी लापरवाही जारी है। और देखिए ना तो सब्जी खरीदने वाले लोग मास्क लगा रहे हैं, ना बेचने वाले लोग लगा रहे हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि यही लापरवाही उनके लिए कितनी महंगी साबित होने वाली है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिख रहा है। हमेशा भीड़ भाड़ वाले पटना जंक्शन पर सन्नाटा पसरा है। पटना जंक्शन पर एंटीजन टेस्ट का काउंटर भी लगाया गया है, जहां यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ न लगे, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार का असर अब साफ तौर पर पटना जंक्शन पर देखा जा सकता है। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर, आप देखिए कि यहाँ यात्रियों की भीड़ काफ़ी कम है। जो आम दिनों में होती थी उसके बदौलत काफ़ी कम है और यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं, जो आ रहे हैं, जो ट्रेनें आ रही हैं, अब उनमें बताया जा रहा है कि अब यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। लोग यात्राओं से परहेज़ करने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा और रेलवे के द्वारा यहाँ पे काफ़ी तैयारी की गई है। देखिए यहाँ पर जो है कोविड जांच केंद्र लगाए गए हैं, यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं और जो भी पैसेंजर जो वहाँ से आते हैं उनका यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है और उसके बाद जिला प्रशासन को उसकी सूचना दी जाती है। लगातार इस तरीके से जो कोरोना का जो नियंत्रण करने की जो कोशिश हो रही है और ख़ासकर जो गैदरिंग है उससे बचाने की कोशिश की जा रही है। प्लेटफार्म पर भीड़ नहीं लगाने दिया जा रहा है। बनारस में लापरवाही।
कोरोना के मार से यूपी और पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन कोरोना महामारी पूरे उत्तर प्रदेश में पांव पसार रही है। बनारस के लोग बेखौफ होकर सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। तस्वीरें बनारस के चितईपुर इलाके की हैं। वैसे तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन वाराणसी की सड़कों पर पुलिस प्रशासन की सुस्ती भी लोगों को लापरवाह बना रही है। कोरोना जैसी महामारी फैल रही है और वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और इस समय हम मौजूद है बनारस में। देखिए बनारस के जो लोग हैं किस तरह से बेखौफ बिना मास्क के लगाए लोग सड़कों पे हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां से लोग जा रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर बाकी किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। ये नजारा यहाँ पे है। देखिए जिस तरह से हम दिखाएंगे कि ये चितईपुर का है। यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन के लोग हैं। पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं करीबन 1-2 लोगों के ही चेहरे पे मास्क है। बाकायदा देखिए जिस तरह से पुलिस वाले हैं, सुरक्षा है, कहीं ना कहीं उनके भी चेहरे पे मास्क नहीं है। और हम जब बताना शुरू किए तो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। तो वाकई देख सकते हैं कि ये बनारस का नजारा है। जम्मू में कोविड अलर्ट। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है और अभी भी बाजारों में भीड़ ज्यादा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से नियमों के पालन के लिए ताकीद की जा रही है, लेकिन तीसरी लहर में लोग कोरोना को हल्के में लेने की ही भूल कर रहे हैं। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। जिस बात की बार बार यह शंका जताई जा रही थी, कोरोना की दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव भी आएगी। ठीक एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।